हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग संपूर्ण भारतीय इतिहास की प्रैक्टिस करेंगे और एक घटना चक्र की बुक है। इसकी पूरी बुक की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। अब यह बताना है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन स्थान था जो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। कौन था स्थान? मोहनजोदड़ो था। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद इसकी देखो व्याख्या की गई है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट बताए गए हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के लिए नालियों की व्यवस्था थी। अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी पूछा जाता है कि सीधा सीधा पूछ लेगा कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। तो बताएंगे हम लोग पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान क्या हो गया, पाकिस्तान कंट्री हो गए, उसके सिंध प्रांत में। कहाँ पे? सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित। कहाँ पे? सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। और कई बार तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि वृहत स्नानागार जो है उसके अवशेष कहाँ प्राप्त हुए। तो बताएंगे हम लोग मोहनजोदड़ो से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो है अज्ञात लिपि। कौन सी लिपि है? अज्ञात लिपि है। अब देखो यहाँ पे सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह तथा 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो फेल खड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटियाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो ये लिपि कैसी थी? ये लिपि थी भाव चित्रात्मक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। मोहनजोदड़ो का जो वास्तविक नाम है अभी हम लोगों ने पढ़ा था, अभी हमने बताया था आप लोगों को इसके सेकंड वाले क्वेश्चन में कि मोहनजोदड़ो का जो नाम होता है उसका मतलब होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। अब देखो यहाँ पे सभी प्रश्न में क्वेश्चन के बाद जो आंसर दिया गया उसकी सारी की क्वेश्चन की व्याख्या भी की गई। देखो यहाँ पे जैसे कि मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला, इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में राखालदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसकी खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने। और कब की थी? 1922 में की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन था वो था विशाल अन्नागार। क्या था? अन्नागार, जहाँ पे अन्न को एकत्रित किया जाता है। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ पॉइंट। मोहनजोदड़ो का अन्नागार 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण छोर की लंबाई 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 7.1 मीटर थी। तो आप देखो ये डिस्टेंस नहीं हमें याद रखना कि कितनी मीटर चौड़ाई थी, कितनी मीटर ऊंचाई थी। बस ये याद रखना है कि जो सबसे बड़ा विशाल जो यहाँ पे स्नानागार और अन्नागार, ये क्या थे? ये दो जो है स्थल यहाँ पे मिले थे। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और जो सबसे विशाल इमारत थी वो कौन था? वो था अन्नागार। उसके बाद सेकंड में क्या था? विशाल स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पाद। क्या था? दूध और इसके उत्पाद। अब देखो यहाँ पे वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यव या फिर जिसे जौ बोला गया, जौ डालकर खीर, पकौड़न तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर करम्ब नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। और एक क्वेश्चन तो यही कई बार पूछा गया है कि जो है ऋग्वेद में यव शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो बताएंगे हम लोग जौ के लिए। किसके लिए? जौ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। तो आप देखो सही आंसर हो जाएगा जौ।
क्या था, जो मनुष्य था, मानव जो सर्वप्रथम प्रयोग किया वो किसका किया था, जौ का किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा का। किसका, तांबा का। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में अयस्क नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। अब देखो यहाँ पे ये भी पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कि जो ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे या फिर ऋग्वैदिक आर्य थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे, किस धातु से परिचित नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा लोहे से। किससे, लोहे से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेद शब्द का अर्थ है। वेद शब्द का अर्थ क्या है, कि वेद का मतलब होता है ज्ञान। क्या होता है, ज्ञान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रय कहा गया है। वेद त्रय कहा गया है ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को। किसको, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को कहा गया है वेद त्रयी। अगला क्वेश्चन हमारा है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वह किसके द्वारा अंकित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक मौर्य का रुग्मन देव स्तंभ। अशोक मौर्य का रुग्मन देव स्तंभ है, उसी द्वारा जो है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान अंकित किया जाता है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए जिन उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अशोक के रुग्मन देव लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी ग्राम में आया। उसने वहाँ पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। वहाँ भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। अतः लुम्बिनी ग्राम का भूमि कर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया। अब देखो यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो अशोक था अपने राज्याभिषेक के कितने बाद लुम्बिनी की यात्रा की थी। तो कितने वर्ष बाद, राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की थी। कितने वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद। उसके बाद देखो यहाँ पे कितने पॉइंट और दिए गए हैं। अगर पूछा जाए कि भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था, बताएंगे 563 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है, ये प्रेजेंट टाइम में है नेपाल में है। और इसी की वजह से क्या है, अशोक ने यहाँ का जो भूमि कर कितना कर दिया था, घटाकर 1/8 भाग कर दिया था। उसके बाद हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। बुद्ध संबंधित थे शाक्य वंश से। किससे, शाक्य वंश से। अब देखो यहाँ पे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। शुद्धोधन क्या थे, शुद्धोधन के पिता का नाम था। कहाँ पे हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी राजगृह में। कहाँ पे, राजगृह में। अब देखो यहाँ पे प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। अब अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, जो प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी वो किसके शासनकाल में आयोजित की गई, तो बताएंगे अजातशत्रु के शासनकाल में। और उसके अध्यक्ष कौन था, तो बताएंगे हम लोग महाकश्यप। कौन था, महाकश्यप। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है। अब इनमें से देखो ऑप्शन के अनुसार सही आंसर हो जाएगा महावीर। कौन है, महावीर। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ या आदिनाथ को माना जाता है। इनका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेम के साथ मिलता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। अब देखो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो बताएंगे ऋषभनाथ या फिर आदिनाथ। जो ऑप्शन मिले वही हम लोगों को क्या करना है, सही करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कि 22वें तीर्थंकर कौन थे, 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी। कौन थे, अरिष्टनेम थे। और 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए आपसे कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो बताएंगे हम लोग महावीर स्वामी को। किसको, महावीर स्वामी को। उसके बाद देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, 14 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर माना जाता है ऋषभदेव को। किसको, ऋषभदेव को। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी, पावा में। कहाँ पे, पावा में। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं वो हम लोग देखते हैं।
वर्धमान महावीर ने मल्ल महाजनपद की राजधानी पावा या पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित, कहाँ पे है? नालंदा जिले में स्थित है, बिहार राज्य में। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को कहा जाता है अंग। क्या कहते हैं? अंग कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। बौद्ध साहित्य को क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन की घटना से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध के दौरान। किसके दौरान? कलिंग युद्ध के दौरान। अब देखो यहाँ पे अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया। कलिंग युद्ध के बाद ये अशोक द्वारा भेरी घोष की नीति त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी था? इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य राजा अशोक। मौर्य राजा अशोक को देव नाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। अब देखो यहाँ पे मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में से देव नाम प्रिय या फिर देव नाम प्रियदर्शी आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया मास्की, गुर्जरा, निट्टूर तथा उदयगोलम लेखों में इसका नाम अशोक मिलता है तथा पुराणों में उसे अशोकवर्धन कहा गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि अशोक को पुराणों में क्या कहा गया है तो बताएंगे हम लोग अशोकवर्धन। क्या कहा गया है? अशोकवर्धन। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा रागडिक्ट 13 ने। किसने? रागडिक्ट 13 ने। अब देखो यहाँ पे 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के अभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर दुख और पश्चाताप व्यक्त किया और युद्ध त्याग की घोषणा की है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो कलिंग युद्ध का वर्णन अब अशोक के कौन से शिलालेख में, तो बताएंगे हम लोग 13वें शिलालेख में। किसमें? 13वें शिलालेख में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहाँ से कि अशोक ने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग का युद्ध लड़ा था? तो बताएंगे 8 वर्ष बाद। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे कि कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया? तो बताएंगे हम लोग 261 ईसा पूर्व। कब लड़ा गया? 261 ईसा पूर्व। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? अशोक की लिपि जो है वो मिलते हैं ज़्यादातर, हमारा 20 नंबर का आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। अशोक के जो शिलालेख हैं वो किस लिपि में खुदे हुए हैं? ब्राह्मी लिपि में। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। अशोक के अभिलेखों में शाहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में, तक्षशिला एवं लघमान अभिलेख आरमेक लिपि में, सरेकुना अभिलेख आरमेक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण है। इसके अलावा सभी शिलालेख लघु शिलालेख स्तंभ लेख एवं लघु स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो है शाहबाजगढ़ी और जो है मानसेहरा अभिलेख वो कौन सी लिपि में है? तो बताएंगे खरोष्टी लिपि में है। या फिर पूछ लिया जाए तक्षशिला एवं लघमान अभिलेख ये कौन सी लिपि में है? तो बताएंगे हम लोग आरमेक लिपि में है। उसके बाद शेरकुना अभिलेख ये कौन सी लिपि में है? यह है आरमेक और ग्रीक लिपि में है। आरमेक और ग्रीक लिपि में। और इसके अलावा जितने भी अभिलेख हैं अशोक के वो सारे हैं ब्राह्मी लिपि में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 21 नंबर का 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ही अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। और देखो यहाँ पे इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, जबकि सबसे पहले 1750 ईस्वी में स्टीफेन थेलर महोदय द्वारा खोजा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था। प्रसिद्ध इतिहासकार D.R. भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। अब देखो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम अशोक का अभिलेख खोजा किसने? तो बताएंगे हम लोग स्टीफेन थेलर ने। किसने? स्टीफेन थेलर ने 1750 ईस्वी में अशोक का सबसे पहले अभिलेख खोजा था। कौन सा अभिलेख? दिल्ली मेरठ का अभिलेख। कौन सा अभिलेख? दिल्ली मेरठ अभिलेख। और यहीं पे पूछ लिया जाकर कि अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास सर्वप्रथम लिखने का प्रयास किसने किया? तो बताएंगे हम लोग
डी.आर. भंडारकर ने। किसने? डी.आर. भंडारकर ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है या फिर शिलालेखों का जनक कहा जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक को। किसको? अशोक को। अगला क्वेश्चन हमारा है महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? महरौली में जो लौह स्तंभ है उसको स्थापित किया था गुप्त वंश के शासकों ने। किसने? गुप्त वंश के शासकों ने। महरौली का लौह स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। दक्षिण दिल्ली में महरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजय का उल्लेख है। यह स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान के समुन्नत होने का ज्वलंत प्रमाण है। अब देखो यहाँ पे पूछ लिया जाए किसकी विजयों का उल्लेख है इसमें से जो लौह स्तंभ है, तो बताएंगे हम लोग चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख। किसका? चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख है। और कहाँ पे स्थित है? दक्षिण दिल्ली में महरौली में स्थित। कहाँ पे? महरौली में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था, विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अब देखो यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक या विक्रमादित्य कहा जाता है। इसकी माता का नाम दत्त देवी था। इसका काल गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। अब देखो यहाँ कितने क्वेश्चन बनेंगे। अगर पूछा जाए कि कौन से शासक को गुप्त काल का स्वर्ण युग माना गया, तो बताएंगे हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को। किसके शासनकाल को? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को गुप्त काल का स्वर्ण युग माना गया। और इसकी जो माता है उनका क्या नाम था? दत्त देवी था। उसके बाद हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राज कवि था? हरिसेन कवि था समुद्रगुप्त का। किसका? समुद्रगुप्त का। अब देखो यहाँ पे इसकी व्याख्या की गई है। हरिसेन समुद्रगुप्त का राज कवि था। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की तथा इसे कविराज भी कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चन बनेंगे। कविराज किसको कहा गया? समुद्रगुप्त को। अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण किसने की? समुद्रगुप्त ने। और प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? तो बताएंगे हरिसेन। कौन है? हरिसेन। या फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया, तो बताएंगे हम लोग समुद्रगुप्त को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे? लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। अब देखो यहाँ पे लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेखों में से लिच्छवी दौहित्र या फिर लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। क्या था? कुमार देवी था इसकी माता का नाम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको अपनी विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? अभी देखो हम लोगों ने पढ़ा था भारत का नेपोलियन किसको कहा गया? समुद्रगुप्त को। अब देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा किसने दी थी, तो बताएंगे हम लोग विंसेंट स्मिथ ने। किसने? विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा प्रदान की थी। अब अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के शासक पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश ने नर्मदा नदी के किनारे हराया था। अब देखो ये अगर पूछ लिया जाए कि पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था, तो बताएंगे चालुक्य वंश का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थी थानेश्वर। कहाँ पे? थानेश्वर थी। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर में थी। राज्यवर्धन की मृत्यु के उपरांत 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना। बाद में थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो है हर्षवर्धन ने थानेश्वर के बाद किसको राजधानी बनाई थी, तो बताएंगे हम लोग कन्नौज को। किसको? कन्नौज को। और किसके बाद यह शासक बना था, बताएंगे हम लोग राज्यवर्धन के बाद। किसके बाद? राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद यह हर्षवर्धन जो था 606 ईस्वी में शासक बना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रभास की उपाधि ली थी? प्रभास की उपाधि ली थी मीर भोज ने। किसने? मीर भोज ने। रामभद्र का पुत्र और उत्तराधिकारी मिहिर भोज प्रथम प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुआ। उसने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। भोज वैष्णव धर्मानुयायी था
तथा उसने आदिवरा एवं प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। भोज जो था कौन से धर्मानुयायी था? वैष्णव धर्मानुयायी था। जैसे कि प्राचीन काल में वैष्णव धर्म, शैव धर्म, जो दो धर्म ज़्यादा प्रचलित थे, तो उसमें उनमें से जो भोज था, जो मीर भोज था, किस धर्म का अनुयायी था? वैष्णव धर्मानुयायी था। उसके बाद उसने आदिवराह और प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 13वीं शताब्दी में। कब बनाया गया? 13वीं शताब्दी में बनाया गया। कुतुब मीनार के निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी ने किया। यह इल्तुतमिश 1211 1236 ईस्वी कार्यकाल में पूरा हुआ। अब देखो यहाँ पे प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। अतः निर्माण वर्ष के अनुसार यह 13वीं शताब्दी में बनवाया गया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के पुनर्निर्माण के साथ साथ 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। अब देखो यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनेगा, कुतुब मीनार को किसने बनवाया? तो बताएंगे हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। स्टार्ट किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद इल्तुतमिश के शासनकाल में क्या हुआ? कार्यकाल में पूरा हो गया। और यहाँ पे किसकी यहाँ पे बनी है जो मजार जो बनी है यहाँ पे किसकी है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। किसके नाम पर? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। और इसी की वजह से इसका नाम पड़ा था कुतुब मीनार। और कब बनाया गया? 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें से कि पहले इसमें से 4 मंजिल थी। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल में क्या होता है? बिजली गिर जाती है। तो जब बिजली गिर जाती है तो क्या हो जाती है? काफ़ी नष्ट हो जाती है। उसके बाद जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के पुनर्निर्माण के साथ साथ एक और मंजिल बनवा दी थी, 5वीं मंजिल का निर्माण भी करवा दिया था। और अगला क्वेश्चन हमारा है, वे 2 वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों के तत्काल पहले और बाद में शासन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा गुलाम वंश और तुगलक वंश। खिलजी शासकों के सबसे पहले किया था गुलाम वंश ने, फिर उसके बाद किया तुगलक वंश ने। और अगला क्वेश्चन हमारा है, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखो यहाँ पे बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आरंभ की गई थी। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन दीवान रियासत नामक अधिकारी करता था। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि दीवान रियासत अधिकारी किससे संबंधित था, तो बताएंगे हम लोग बाजार विनिमय प्रणाली से। उसके बाद भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? भारत में चमड़े की मुद्रा प्रारंभ की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। उसने सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को अपदस्थ कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था। अब अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बताएंगे हम लोग अलाउद्दीन आलम शाह। कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। और ये पूछ लिया जाए कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, तो बताएंगे हम लोग खिज्र खान ने। किसने? खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत में प्रथम मुगल शासक था बाबर। कौन था? बाबर। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक एवं प्रथम शासक था। उसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में जिस राजवंश की स्थापना की वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश था, परंतु आमतौर पर उसे मुगल पुकारा गया। भारत के प्रथम मुगल बादशाह कौन था? फिर से देखो भाई क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था, तो बताएंगे हम लोग बाबर। कौन था? बाबर। भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। इसने पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि जो भारत में मुगल साम्राज्य की नींव कब पड़ी, तो बताएंगे हम लोग पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। अब यह भी पूछ लिया जाए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, बताएंगे 21 अप्रैल 1526 में। किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और किसकी हार हुई थी, किसकी जीत हुई थी? तो बाबर क्या होता था? बाबर की विजय हो जाती है और इब्राहिम लोदी क्या होता है? हार होती है।
अब देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है इसी के बारे में कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। देखो पानीपत की प्रथम लड़ाई तो हम लोगों ने पढ़ लिया, किसके बीच, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच लड़ी गई, जिसमें से कि बाबर विजयी हो जाता है। उसके बाद पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अकबर तथा हेमू के बीच। किसके बीच लड़ी गई थी, अकबर तथा हेमू के बीच जो थी पानीपत की द्वितीय लड़ाई लड़ी गई। पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया अकबर और हेमू के बीच में। अब देखो यहाँ पे इसकी व्याख्या की गई है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के मन लड़ा गया था। हेमू पराजित हुआ और पकड़ा गया। बैरम खान ने उसका सिर काट दिया और उसकी मृत्यु हो गई थी। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था, महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था बदायूनी ने। किसने, बदायूनी ने। अब देखो यहाँ पे इसकी व्याख्या की गई है कि अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का फारसी में रज्मनामा नाम से अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां, फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयासों से किया गया था। किस नाम से किया गया था महाभारत का अनुवाद, रज्मनामा के नाम से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था। तानसेन का जो वास्तविक नाम था वो था रामतनु पांडे। क्या था, रामतनु पांडे। अब देखो यहाँ पे अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का संबंध हिंदू गौड़ ब्राह्मण परिवार से था। तानसेन के पिता का नाम मुकुंद पांडे था। इनका गांव मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में था। तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दीन इलाही एक नया धर्म निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। दीन इलाही धर्म था उसकी शुरुआत की थी अकबर ने। किसने, अकबर ने। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। दीन इलाही नामक एक नया धर्म अकबर द्वारा शुरू किया गया था। इसके प्रथम अनुयायी बीरबल थे। सभी धर्मों के सार संग्रह के रूप में अकबर द्वारा 1582 में दीन इलाही दैवी एकेश्वरवाद का प्रवर्तन किया गया। अबुल फजल इसका प्रधान पुरोहित था। प्रधान पुरोहित कौन था, अबुल फजल था। और उसके प्रथम अनुयायी कौन बने थे, बीरबल थे। और अगला क्वेश्चन हमारा है विश्व प्रसिद्ध तख्त ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। कहाँ पे, दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में तख्त ताउस रखा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा में। कहाँ पे, आगरा में। अब देखो यहाँ पे इसकी विस्तृत व्याख्या जो है मोती मस्जिद आगरा के किले में स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, शाहजहां द्वारा करवाया गया था। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अगर देखो ऑप्शन मिले आगरा या फिर दिल्ली, तीनों से एक ही ऑप्शन मिलेगा। अगर पूछा जाए आपसे कि जो मोती मस्जिद कहाँ पे है तो या फिर आगरा मिलेगा ऑप्शन में या फिर दिल्ली मिलेगा। तो जो ऑप्शन मिले वही हमें क्या करना है, सही करना है। अब देखो यहाँ पे जो आगरा में मोती मस्जिद है उसका निर्माण कराया शाहजहां ने। किसने, शाहजहां ने। और जो दिल्ली में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण कराया था औरंगजेब ने। किसने, औरंगजेब ने। और अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। जिंदा पीर के नाम से जाना गया औरंगजेब को। किसको, औरंगजेब को। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था तथा वह अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़तापूर्वक अलग रहता था। इस प्रकार उसके समकालीन से शाही दरवेश समझते थे तथा मुसलमान उसे जिंदा पीर के रूप में मानते थे। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है नाना फडणवीस का मूल नाम था। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था, बालाजी जनार्दन भानु। क्या नाम था, बालाजी जनार्दन भानु नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है शिवाजी का गुरु कौन था। शिवाजी का जो गुरु थे उनका नाम था रामदास। क्या नाम था, रामदास नाम था। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं। जैसे कि शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में या फिर 1630 ईस्वी में पूना के निकट
शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। कहीं कहीं पर लिखा मिलेगा 1627, कहीं पर मिलेगा 1630। इनमें से एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। तो कहाँ पर हुआ था? शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शहाजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई तथा संरक्षक एवं शिक्षक दादा कोंडदेव का पड़ा। इनके गुरु का नाम समर्थ रामदास था। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अगर पूछा जाए आपसे कि इनके गुरु का नाम क्या था, केवल अगर पूछा जाए कि गुरु का नाम क्या था, तब बताएंगे हम लोग रामदास था। अगर पूछ लिया जाए यहाँ पे कि इनके जो है राजनीतिक गुरु का नाम क्या था, तो बताएंगे हम लोग दादा कोंडदेव। क्या था? दादा कोंडदेव। मतलब इनमें से एक ही ऑप्शन मिलेगा, या फिर दादा कोंडदेव का नाम मिलेगा या फिर रामदास का मिलेगा। तो यहाँ पे जब गुरु का नाम पूछा जाएगा तो इनमें से दो ऑप्शन मिलेंगे और इन्हीं दो में से आप लोगों को एक क्या करना है? सही करना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? सॉरी, मतलब कब हुआ था? तो बताएंगे हम लोग 1674 ईस्वी में। कब हुआ था? 1674 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट अथवा विश्वेश्वर भट्ट द्वारा 14 जून 1674 को राजधानी रायगढ़ में हुआ था। 18 जून 1674 को इनकी माता जीजाबाई का निधन हो गया। अंततः तांत्रिक विधि से दूसरा राज्याभिषेक निश्चलपुरी गोसाई द्वारा 24 सितंबर को संपन्न कराया गया था। कब कराया गया? 24 सितंबर 1674 को। और अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था? लड़ाकू पेशवा कहा गया बाजीराव प्रथम को। किसे? बाजीराव प्रथम को। बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के महान सेनानायक थे। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाने के बाद बाजीराव प्रथम को दूसरा पेशवा नियुक्त किया गया। शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम ही दूसरा ऐसा मराठा सेनापति था जिसने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया। वह लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता था। और देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था, तो बताएंगे लोग शिवाजी ने। किसने? शिवाजी ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध था बालाजी बाजीराव। कौन था? बालाजी बाजीराव प्रसिद्ध था। बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से भी प्रसिद्ध थे। यह बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। इनका शासन 1740 से 1761 ईस्वी तक था। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। कौन थे? अल्बुकर्क। अब देखो यहाँ पे इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क, जिसका शासन था 1509 से 1515 तक। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज की स्थापना की। इसने 1510 ईस्वी में गोवा जीता, 1511 ईस्वी में मलक्का पर नियंत्रण किया तथा फारस की खाड़ी में हरमुद पर अधिकार किया था। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, ब्रिटिश पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया गया था? ब्रिटिश पंजाब को मिलाया गया था 1849 में। कब मिलाया गया? 1849 में। लॉर्ड डलहौजी ने गुजरात युद्ध के बाद 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया था। 1849 ईस्वी में पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्यों की एक कमेटी को सौंपी गई। हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक व्यवस्था, जॉन लॉरेंस को भू राजस्व प्रबंध तथा चार्ल्स मैरस्टन को न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रकार पंजाब राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया था। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है लॉर्ड डलहौजी संबंधित कि विलय नीति किसने प्रारंभ की? तो बताएंगे हम लोग लॉर्ड डलहौजी। और इंग्लिश में कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स। उसी के तहत क्या किया गया था? पंजाब को लॉर्ड डलहौजी ने अपने अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। और अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन था? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। अब यहाँ पे देखो 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इधर दिया गया धर्म सुधार आंदोलन, इधर दिया गया संस्थापक। जैसे कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। देव समाज की स्थापना की थी शिव नारायण अग्निहोत्री ने। और प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। तो इसमें से जो सही आंसर दिया गया है, कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? ए, बी
सी डी कन्फर्म। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा यहाँ पे। और ये देखो ऑप्शन से नहीं मतलब, बस हमें ये याद रखना है कि आर्य समाज की स्थापना की दयानंद सरस्वती ने, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने, देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्नोत्री ने, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन हमारा है, उपनिवेशी भारत में कोलकाता में द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। किसने? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स द्वारा 1784 में हेस्टिंगस के समय में द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन इससे बहुत पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि जो है द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो बताएंगे हम लोग 1784 में। किसने की? विलियम जोन्स ने की थी। और किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई थी? तो बताएंगे हम लोग वारेन हेस्टिंगस के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? वारेन हेस्टिंगस के शासनकाल में। वारेन हेस्टिंगस के शासनकाल में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी बंगाल के साथ। किसके साथ? पूर्वी बंगाल के साथ। और अगला क्वेश्चन हमारा है, शेर शाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुई थी? शेर शाह की मृत्यु कहाँ पर लड़ते हुए हो गई थी? तो बताएंगे हम लोग कलिंजर में। कहाँ पे? कलिंजर में। और देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि कलिंजर अभियान के दौरान किले की दीवार पर टकराकर लौटे गोले के विस्फोट से शेर शाह की 1545 ईस्वी में मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय वह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। और देखो यहाँ पे हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए थे वो सारे कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।